आश्वासन है उसके लिए 5-6 कक्षाएं लगा देना। तो दोस्त 5-6 कक्षाएं तो नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको 2 कक्षाओं के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज की कब्जा सूची के पास है जिन पर कानून राज्य सरकार ही बना सकती है। और अगर हम बात करें कुछ आपका समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, तो सेंट्रल लिस्ट है केंद्र सरकार जिन पर कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट जिन पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। और तीसरा लेवल कौन सा हो गया आपका, तो आप कहेंगे एक हमारा कॉन्करेंट लिस्ट होता है, इस पर दोनों कानून बनाती है। तो यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण तो नहीं रहा, क्या हमारे यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण है? तो आप कहेंगे नहीं। जैसे ही हम एक सरकार के अलावा एक दूसरा स्तर भी रखते हैं तो इसको बोलते हैं सत्ता का क्या हो गया, सत्ता का एक जगह से दूसरी जगह बंटवारा हो जाना, ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या होता है? विकेंद्रीकरण। यानी सिर्फ एक के पास शक्ति नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बात समझ पा रहे हैं मेरी? हम सब करें, अगर हम शक्ति सिर्फ एक को ही दे दें तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। अगर हम शक्ति को बांट दें किन्हीं भी स्तरों में, दूसरे स्तर पर जैसे ही बांटेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि विकेंद्रीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं तो यहाँ पर कितने स्तर आप देख पा रहे हैं? क्या 2 स्तर हैं? आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर हमने 3 स्तरों की बात की कि स्थानीय सरकार भी है। यानी आप एक बात बताएं, आपके गांव से प्रधान को चुना जाता है या नहीं? हाँ या ना? या आप किसी छोटे शहर से हैं तो आप देखेंगे आपके यहाँ से चेयरमैन होते हैं या नहीं होते? या आप देखेंगे आपके यहाँ से कोई मेयर महापौर है या नहीं है? तो ये क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो सामाजिक और आर्थिक विकास है, यानी कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो निम्नतम स्तर तक पहुंचे, उन लोगों की समस्याओं के लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था उसके तुरंत बाद ये व्यवस्था नहीं हो गई थी। इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चली है, तमाम तरह के प्रयास हुए हैं। और 1992 में जाकर के 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ, आप सब लोग जानते हैं, भाग 9 में आपको बता चुका हूं, भाग 9 में क्या है, ठीक है, ग्राम पंचायत, और भाग 9 ए में आपका नगर पालिकाएं हैं। तो ये धीरे धीरे 1992 में जाकर के हुआ और इसके लिए प्रयास बहुत लंबे समय तक चले। तो यानी कि जो तीसरा स्तर जब हमने डेवलप किया तो ये इसको क्या कहेंगे? केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां हैं तो उसको बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। लेकिन जैसे ही हम इससे भी निम्नतम स्तर पर आते हैं, जैसे ही हम इससे निम्नतम स्तर पर आते हैं, इसको हम बोलते हैं तृणमूल लोकतंत्र। क्या बोलेंगे इसको? तृणमूल डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इसको हम कहते हैं। अब थोड़ा समझना है ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है आपके समझने के लिए। तो ग्रास का मतलब क्या होता है? घास। रूट का मतलब क्या होता है? आपका जड़, मूल जड़ को कहते हैं। और तृण हम संस्कृत भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है तिनका या घास आप कह सकते हैं। तो हम कहां तक पहुंच गए? निम्नतम स्तर तक, सबसे निचले स्तर तक, यानी कि घास की जड़ तक हम पहुंच गए। यानी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? कि सबकी भागीदारी है। सबकी भागीदारी, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन। जैसे अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि परिभाषा बहुत व्यापक है, उसकी तो बात हमने शुरुआती कक्षाओं में की थी कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निम्नतम स्तर तक पहुंचे। आप क्या बात समझे? हाँ या ना? यानी अगर हम गांवों में किसी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, किसी प्रधान का चयन कर रहे हैं हम, तो हम कहां तक पहुंच रहे हैं? निचले स्तर तक पहुंच रहे हैं। इसी को ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। जब हम 2 की बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, और जब निम्नतम स्तर की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या क्या कहेंगे? उसको तृणमूल लोकतंत्र है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक फिर इसी पर शुरू होगा। तो आज के टॉपिक का हेडिंग लिखें स्थानीय स्वशासन। हम क्या बोल रहे हैं? तृणमूल लोकतंत्र कह रहे हैं। अब आप एक बात समझिए, प्राचीन काल से सोचिए थोड़ा। जैसे आज की हम बात नहीं कर रहे हैं आज के भारत की, आप प्राचीन काल में कुछ बात समझिए। जैसे कि महाभारत काल आप सुनते होंगे या रामायण आपने कभी देखा हो, तो आप क्या कहेंगे कि उस समय पे वो राजाओं का शासन होता था। तो जब राजाओं का शासन होता था तो क्या राजा सिर्फ अकेला व्यक्ति होता था जो शासन को चलाता था, या उसके सामंत भी होते थे, मंत्री भी होते थे? तो आप क्या कहेंगे? उनके पास में विद्वानों की एक सभा होती थी जिनके माध्यम से वो क्या करते थे? संचालन करते थे। उन विद्वानों के अंडर में भी, यानी उनके अधीन भी कुछ लोग होते हैं जो अधिकारी हम जिनको कह सकते हैं। कहने का मतलब है उनका गांव स्तर तक एक व्यक्ति होता था कि गांव को भी इकाइयों में बांटा हुआ था। जैसे कि पहले तो इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो क्या है 10 गांवों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दे दी, ये जाकर के अपने शीर्ष अधिकारी को बताया कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं। ठीक है, या यहाँ पर जो है आपका स्थानीय लोग फसलों को बर्बाद कर देते हैं, तो वो क्या करते थे? वहाँ पर एक आपका सैनिक टुकड़ी को अपॉइंट कर देते थे कि तुम ध्यान रखो ताकि इनकी व्यवस्था, इनकी फसलों को कोई बर्बाद ना करे। या वो कहते थे हमें जंगली जानवरों से समस्याएं हैं, तो उसको मतलब वो निम्नतम स्तर तक सॉल्यूशन का प्रयास करते थे। ठीक है, लेकिन समानता तो इसमें थी नहीं। किसी के राजा के अधिकारियों से अच्छे संबंध होते थे तो उनको सुविधाएं मिलती थी। नहीं ये मत करो, रहने दो। ठीक है ना? टिक 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 होती तो आ जाती बच्चे। अच्छा, थोड़ा सा और विचार करें, ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा? क्योंकि संविधान तो हमारा था नहीं, कोई ऐसा फिक्स्ड सिस्टम तो था नहीं, तो जो नजदीकी लोग हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचता होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या हुआ उसके बाद में ये आपका जो प्रोसेस था ये चलता रहा। जब आप देखेंगे इतिहास में, तो इतिहास में प्राचीन रूप से आप देखते हो ऋग्वेदिक काल में इसका वर्णन आता है। तो ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करें, ऋग्वेद के समय पर वैदिक काल जो था, वैदिक काल, इसको ना भी नोट करेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लो। वैदिक काल में आप एक शब्द पढ़ते होंगे, विदत। विदत, विदत का मतलब होता था सभा। यानी राजा के पास एक सभा होती थी जो उसको बताती थी कि समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बाद में जब आपका मौर्य पीरियड आया, जब मौर्य साम्राज्य भारत में आया, तो मौर्य काल में भी ऐसे ही आपका निचले स्तर पर कुछ अधिकारी बनाए गए। जैसे मुखिया को अपॉइंट किया गया, मुखिया यानी एक चीफ बना दिया गया जो निचले स्तर की समस्याओं को बताएगा राजा को जाकर के, और राजा उनको सॉल्व करेगा। तो मौर्य काल से बढ़ता रहा। उसके बाद में अगर आप देखोगे, जब कभी हिस्ट्री में पढ़ोगे गुप्त काल को, तो गुप्त काल में भी ये प्रोसेस रहा। गुप्त काल में 2 तरह के अधिकारी रहे, क्योंकि ये वो समय था जब नगर विकसित होने लग गए थे। ठीक है, गांव जो है वो शहरों में बदलने लग गए थे। इस समय पर ये व्यवस्था हो गई थी कि जो बड़े गांव थे वो धीरे धीरे कस्बों में परिवर्तित होने लगे थे। तो यहाँ पर क्या इन्होंने 2 तरह के अधिकारी बनाए थे। एक तो विषयपति, कौन से? एक तो विषयपति बनाया था नगर के लिए, इसको बस समझने मात्र के लिए देखना है ना, ऐसे नहीं कि मुझे इसको लिखना है। विषयपति या ग्रामपति, यानी कि विलेज लेवल पर बताया गया था एक ऑफिसर ग्रामपति ऑफिसर होगा, और इंग्लिश में भी उसको विषयपति ही कहेंगे। एक इस पर होता है सिटी लेवल पर होता था। ठीक है, जो राजा के पास तक मतलब कुछ अधिकारी अपॉइंट किए जाने लगे। जैसे फिर आप जानते हैं इसके बाद में आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ तो आप जानते हो 712 में कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम आया। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब एंटर कर दिया तो उसने क्या किया कि वो तो पैसा वैसा लूट करके ले गया यहाँ से वापस। उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पर मुझे शासन करना है। उसे तो इस्लाम धर्म का प्रचार और मध्य एशिया में जो युद्ध चल रहा था उसके लिए धन उसको चाहिए था, उसकी प्राप्ति के लिए वो भारत आया। तो वो चला जाता है। उसके बाद में आप जानते हैं कि वो अरब आक्रमण था, अरब के बाद में फिर तुर्क आक्रमण हुआ, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन पढ़ते होंगे, ये सब भारत में आए। और इसके बाद में आप जानते हैं कि जो भारत में इस्लामिक शासन की नींव डाली वो किसने डाली थी? तो आप जानते हैं भारत में भैया मोहम्मद गोरी आया था। और मोहम्मद गोरी ने जो यहाँ पर युद्ध लड़े बहुत सारे, आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी 1175 मुल्तान लड़ता है ना, 1178 में वो गुजरात में आया, हालांकि वो वहाँ हार गया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जी से उसका युद्ध हुआ तो वहाँ भी वो हार गया पहले युद्ध को, जिसको हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। फिर 1192 में वो उसको जीता। कहने का मतलब है कि उसने यहाँ पर इस्लामिक शासन की नींव डाली। और उसके बाद में आप जानते हैं उसी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 1206 में गुलाम वंश की नींव रख दी। तो सल्तनत काल कब से कब तक रहा था? तो आप कहेंगे भैया सल्तनत काल 1206 से लेकर के और भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 तक रहा। इसको हम बोलते हैं आपका 320 वर्षों का शासन था उनका। कितने का था? क्या बोल सकते हैं आप इसको? 1526 से क्या बोलेंगे? 1206 से लेकर के 1500 आपका कहां तक रहे? आपका पानीपत के प्रथम युद्ध तक रहे। 320 वर्षों का शासन है। इस 320 वर्षों के शासन में जो सल्तनत काल है, इसमें भी कुछ अधिकारी ऐसे बताए गए कि जो निम्नतम स्तर की समस्याओं को सुने। और सल्तनत काल में जो अधिकारी थे वो बहुत सारे थे। जैसे आपका एक अधिकारी बनाया गया था यहाँ पे मुकद्दम,
ठीक है, जो किसके लिए था, प्रशासन के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के रूल बताता था सबको। एक पटवारी होता था जो टैक्स कलेक्ट करता था, यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है, कि भाई तुम्हारा न्यूनतम स्तर पर विकास हो, गांवों का विकास हो, तो टैक्स भी तो होना चाहिए। वो कैसे कलेक्ट होगा हम आगे लेक्चर में समझेंगे, उसको कल के लेक्चर में समझेंगे। एक चौधरी पद इन लोगों ने बनाया था। चौधरी कौन होते थे, जो क्या कराते थे, वाद विवाद जो होता था, डिस्प्यूट्स जो होते थे, उसको खत्म करने का काम करते थे, उनके विवादों का निपटारा करते थे। तो मुझे एक बात बताइए कि आप ये समझ पा रहे हैं कि प्राचीन काल से ही निम्नतम स्तर को ध्यान रखने की, उन लोगों की समस्याओं को, ताकि जो गांव है उनका भी सामाजिक विकास हो सके, उनका आर्थिक विकास हो सके, तो इसके लिए प्रोसेस हमेशा से जारी था और हमेशा से किया जा रहा था। बेशक सभी को इसका लाभ ना मिल रहा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर ये इस तरह का प्रोसेस चल रहा था। फिर मुगल काल में भी इस तरह के प्रयास हुए, सब हम हिस्ट्री में समझेंगे कौन अधिकारी क्या काम करता था। ठीक है, मुगल काल के बाद में आप जानती हैं कि 1526 से मुगल देश में 1857 बहादुर शाह जफर द्वितीय वो अंतिम शासक था। ठीक है, 1837 से 1857। तो उसके बाद में तो क्या हुआ था, आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो गया। और अंग्रेजों का शासन जब शुरू हो गया तो अंग्रेजों को जो पहली चोट लगी थी वो किस क्रांति से लगी थी, बताएं। कौन सी क्रांति ने अंग्रेजों को डरा दिया था कि ये भारतीय एकजुट होकर के, यानी यूनिटी के साथ भविष्य में हमारे खिलाफ एक रिवोल्ट यानी कि विद्रोह कर सकते हैं। तो वो किस क्रांति से उनको लगा था, तो आप कहेंगे 1857। बहुत बढ़िया कपिल सिंह भाई, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है। इतना ही ध्यान से सुन के और जब मैं पूछूं तो उत्तर देने हैं। ओके, तो मैंने कहा 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले लोग कौन थे। तो उन्होंने कहा बहुत सारे रजवाड़े हैं जो हमारे खिलाफ हुए, बहुत सारे राजा हुए। अच्छा, राजाओं के साथ में कौन लोग थे, तो राजाओं के साथ में था कृषक वर्ग यानी कि किसान वर्ग। और किसान वर्ग जो है वो साथी आप जानती हैं गांवों से जुड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई गांव के लोग जो है अभी भी राजा पर बहुत ज्यादा आश्रित है और राजा के द्वारा उनको सीधे रूप से बहुत व्यवस्थाएं तो नहीं दी जाती। ठीक है, तो क्यों ना इन व्यवस्थाओं को हम दें और उनको अंग्रेजी शासन में क्या हो, अंग्रेजी शासन के बारे में उनको भी थोड़ी सी समझ हो, उनकी भी रुचि हो कि हाँ अंग्रेज सरकार हम गांव के लिए भी कुछ कर रही है। तो बहुत सारे प्रयास हुए। 1864 में प्रयास हुआ कि भाई निचले स्तर के जो स्थानीय स्वशासन है उसको मजबूत करेंगे। आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि मेयो नाम का एक वाइसराय आया था। मेयो ने भी इसके लिए बहुत डिमांड्स क्रिएट की कि भाई ये होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन भी हो, यानी निम्नतम स्तर पर भी लोग चुने जाएं, उनको कुछ अधिकार दिए जाएं या वो अपने गांव की बात को उठा सकें। लेकिन कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, प्रोसेस में नहीं आ पाई। सिर्फ ऐसे बोलते हैं ना कि कागजों में चलती रही और सिर्फ बातों में चलती रही। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया। याद रखना हमें क्या नोट करना है, 1882 1882। 1882 में क्या हुआ, 1882 में भारत में था रिपन। अगर आप ये देखोगे ना कि जितने भी भारत के वाइसराय रहे, वाइसराय के एक्ट से हुए 1858 के एक्ट के बाद में, उससे पहले उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, फिर उनको वाइसराय कहा जाने लगा। तो ये जो वाइसराय रिपन आया, अब इसके समय पे देखोगे इसने भारत में मतलब बहुत सारे, बाकी से तुलना करोगे वाइसराय आपको ठीक लगेगा। ठीक है, तो इस वाइसराय ने भारत में कारखाना अधिनियम लेके आया था ये, या मैं कहूं कि इससे पहले एक था लिटन, वो 1876 से 80 तक था। तो लिटन ने बहुत तरह की रोक लगाई थी भारत में। ठीक है, उसने मतलब बहुत तरह की पत्रकारिता पर रोक लगाई, भारतीयों को अब वो शस्त्र नहीं रख सकते, अपना लाइसेंस नहीं रख सकते, तो बहुत तरह की रोक उसने लगाई थी। वो सारी रोक किसने हटाई, रिपन। रिपन का कार्यकाल हमेशा याद रख लेना। रिपन ये साथी आपका 1880 में वाइसराय बना था और 1884 तक रहा था। तो इसमें इसने बहुत सारी चीजें की। बहुत सारी चीजों का मतलब है कि इसने एक बहुत अच्छी चीज की थी, इल्बर्ट बिल। अगर आपने सुना है कभी इल्बर्ट बिल को, तो इल्बर्ट बिल क्या था कि अब तक यूरोपियों का मुकदमा जो थे सिर्फ यूरोपीय लोग ही जज ही सुनते थे, जो यूरोपीय जज होते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें पार्शलिटी होती है, भेदभाव होता है, तो यूरोपियों का मुकदमा अब भारतीय जज भी सुन सकेंगे। ये इल्बर्ट बिल में कहा गया। कहने का मतलब है कि इसने आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, देसी भाषा के अखबारों पर जो रोक लगाई थी लिटन ने, उसको भी इसने हटा दिया। शस्त्र अधिनियम पर जो रोक थी उसको भी इसने हटा दिया। तो कहने का मतलब है कि भारतीयों के लिए इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उन पर क्या थे, आपका अगर हम बोले जो प्रोहिबिटेड थे, प्रतिबंधित थे, निषेधित थे, उनको इसने हटाया। तो उन्हीं अच्छे कार्यों में से एक कार्य है स्थानीय स्वशासन, जो हमारा टॉपिक है आज का। और इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं निचले स्तर को विकसित करूं, नगर पालिकाओं का बहुत विकास करना चाहते थे। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले मद्रास में 1884 में उस तरह के प्रयास किए भी गए कि भाई एक बॉडी हो, एक लोकल बॉडी हो, और उस लोकल बॉडी में कुछ लोग हों जो अपॉइंट करे जाएं या चुने जाएं, जैसे भी हो, वो वहाँ की समस्याओं को, जैसे सफाई की समस्या है वहाँ पर, या वहाँ पर बिजली की समस्या है, या आपका वहाँ पर शिक्षा की समस्या है, ठीक है, जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, ठीक है, वहाँ पर गंदगी की समस्या है या सफाई की समस्या, उसको वो ध्यान रखें। और छोटे छोटे स्तर पर यदि काम किए जाएंगे सब जगह, तो काम आसान हो जाएगा। जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं और राज्य में बैठे उनके लिए, नहीं तो वो क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। जैसे आप आज की स्थिति में भी देखें, आज बेशक देश में संविधान है, आज हम बेशक समानता की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत विकसित शहरों के सामने आज भी हमारे बहुत से गांव कैसे हैं? आज भी हिंदुस्तान के बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, आज भी हिंदुस्तान के बहुत से गांवों तक सड़क नहीं है। आप बेशक उस क्षेत्र में रहते हो जहां पर सड़क बिजली सब कुछ है, लेकिन आप उन क्षेत्र के लोगों से मिलोगे तो आज आप भी समस्याएं देखेंगे कि हाँ, आज भी समस्याएं विकराल रूप से मुंह फैलाई खड़ी हुई हैं ग्रामीण लोगों के सामने जो गांवों में निवास करते हैं। तो जब वो निवास करते हैं तो इसी बात को खत्म करना चाहते थे रिपन। और रिपन ने क्या कहा कि ठीक है, आपका केंद्रीय परिषद है, आपका जो सेंट्रल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो कानून बना रहे हैं देश के लिए, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन न्यूनतम स्तर की समस्याएं अभी नहीं आ पा रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान किए। इसलिए उनके जो प्रावधान है उनको यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, या उनके द्वारा जो प्रावधान दिए गए उन्हें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको कहा जाता है। कौन सी बातें इन्होंने की वो आपको नोट करनी है। तो रिपन के टाइम पे रिपन ने क्या किया था, याद रख लेना। पहला काम, इसने जो स्थानीय निकाय थे उनको शक्तिशाली बनाया। जैसे मैंने बताया मद्रास में इसमें ताकत दे दी उसको, भी सफाई का काम आप देखेंगे यहाँ पर, स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया। हम सब करके बताएं, बड़ी आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ।